वेलकम डियर स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात कर रहे थे, आज फिर इसी वीडियो में सोशल साइंस की बात करेंगे। पाठ संख्या हमारे कौन सा चल रहा था? 4। 5 नहीं 4 चल रहा था, ध्यान रखना है आपको। और मुगल साम्राज्य, पिछले वीडियो में हमने मुगलों और अन्य राजाओं के साथ में जो संबंध है उनकी बात की थी, किस प्रकार राजाओं के साथ में संबंध थे उनकी बात की थी। आज इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे कि जो मुग़ल हैं उस मुग़ल के दरबार में जो भी अन्य राजाएं थे उन राजाओं की क्या विशेषताएं थी, उन राजाओं को किस प्रकार का सम्मान मिलता था, उनकी बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार व जागीरदार। एक एक शब्द को हम विस्तार से समझेंगे आपके किताब के अकॉर्डिंग। मुग़ल अपनी शक्तिशाली साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार से प्रयास कर रहे थे और जैसे जैसे मुग़लों का साम्राज्य क्षेत्र है वो बढ़ रहा था, अनेक क्षेत्र या प्रदेश उनके अंडर में मिल रहे थे, तो वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूह बनाए। प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलाने के लिए अलग अलग सदस्यों का संगठन हुआ, उनका एक अलग अलग सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त किया गया। शुरू में दरअसल जो मुग़ल हैं वो अपने प्रशासन में जिन व्यक्तियों को नियुक्त करते थे वो दरअसल तुर्की व्यक्ति होते थे, और लेकिन धीरे धीरे जब शासकों की संख्या बढ़ती गई, अलग अलग धर्म के शासक मुग़लों में आते गए, तो मुग़लों को लगा कि और भी धर्मों के जो व्यक्ति हैं उनको भी शासन के अंदर पद या विशेषकर उनको भी कोई उच्च पद देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इसलिए उन्होंने शासक वर्ग के अंदर जो ईरानी हैं या भारतीय मुसलमान हैं, साथ साथ में इनको भी उन्होंने योगदान दिया। ईरानियों को भी कहीं कहीं उन्होंने पद दिए, अफ़गानों को, राजपूतों को, राठौड़ों को और अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुग़लों की सेवा में आने वाले जो भी नौकरशाह हैं उन सबको मनसबदार कहते थे और कहलाए। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि मुग़ल बादशाह शुरुआत में प्रशासन पद पर तुर्की सरदारों को नियुक्त करते थे। ठीक है, मतलब ये वहाँ की जो मुग़ल साम्राज्य था उसमें जो प्रशासन व्यवस्था थी उस व्यवस्था में शुरुआत में जो पद हैं वहाँ तुर्की सरदारों को दिए जाते थे। लेकिन जब मुग़ल साम्राज्य बढ़ा और भी शासक उनमें सम्मिलित हुए, तो अब मुग़लों को लगा कि और लोगों को भी इस शासक वर्ग में उनको शामिल करना चाहिए। तो उन्होंने शासक वर्ग के अंदर जो छोटे छोटे समूह थे उसमें जो शासक वर्ग था उन शासक वर्ग के अंदर उन्होंने ईरानियों को शामिल किया, भारतीय मुसलमानों को, अफ़गानों को, राजपूतों को, मराठों को और जो भी अन्य शासक समूह थे उनको सम्मिलित किया। और मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों, ये नौकरशाह कौन मनसबदार कहलाए गए। ध्यान रखना है कि मुग़ल सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए।
तो मनसबदार किन व्यक्तियों को बोलते थे? जो शासक वर्ग मुग़लों की सेवा करते थे, सेवा में आते थे, उनको दरअसल क्या कहता था, उनको मनसबदार मिलता था और उनको मनसबदार कहलाते थे। तो मुग़ल सेवा में आने वाले नौकरशाह जो भी थे उनको सब मनसबदार कहते थे। ये बात आप ध्यान में रखनी है। जो मनसबदार शब्द का प्रयोग है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मतलब जो ऐसा शासक वर्ग, पहले आपको पता होना चाहिए कि मुग़लों ने शासक वर्ग में राजपूतों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, मराठों, और अन्य समूहों को सम्मिलित किया था। ठीक है, तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि मुग़ल बादशाह वो शुरुआत में जो बड़े पद थे प्रशासन में, वो उसमें तुर्की सरदारों को नियुक्त करते थे। मुग़ल सेवा में जो भी शासक वर्ग आते थे उन या नौकरशाह, नौकरी करने वाले, मुग़लों की सेवा करने वाले, उनको सबको मनसबदार कहते थे। मुग़लों ने जो शासक वर्ग है उसके अंतर्गत राजपूतों को माना था, भारतीय मुसलमान, अफ़गानों और मराठों और अन्य समूह को माना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो मनसबदार हैं वो उस व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता था जिन्हें कोई मनसब या और भी कोई मुग़ल का पद मिला हुआ, सरकारी हैसियत का पद मिलता था। ये जो है वो उस व्यक्ति के लिए यूज होता था। तो ये बात आपको लिखनी है अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बात लिख ली होगी, आगे बढ़ते हैं अपन। लिखना है मनसबदार उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था जिसे मनसब जिसे मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत का पद मिलता था। तो मनसबदार उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था जिसे मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत का पद मिलता था। ये बात आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है कि दरअसल जो मनसबदार शब्द हैं वो उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता था जिसे कोई सरकारी हैसियत का पद मिलता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने किस टॉपिक की बात की है। ठीक है, तो दरअसल जो मनसबदार जिस व्यक्ति के लिए यूज होता था उसको मनसब मिलता था या सरकारी
हैसियत का कोई ऐसा पद मिलता था तो उस व्यक्ति को जिसको मनसब मिला हुआ है उस व्यक्ति के लिए क्या होता था, मनसबदार यूज़ होता था। मुग़ल है, उस मुग़ल के अंडर में बहुत सारे क्या थे, शासक वर्ग थे। अभी शासकों वर्ग की हमने बात की, कौन कौन से शासक वर्ग थे। उन व्यक्तियों को जो शासक वर्ग है, जो शासक वर्ग मुग़लों के दरबार में सेवा का काम करते थे, सेवा करते थे, वो जो नौकरशाह है उनको सबको क्या बोलते थे, मनसबदार बोलते थे। ठीक है, साथ में उन मनसबदार व्यक्तियों को दरअसल क्या मिलता था, सरकारी हैसियत का कोई पद मिलता था या मनसब मिलता था। ये बात ध्यान रखनी है। ये जो मुग़ल द्वारा क्या है, एक प्रकार से चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके ज़रिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ध्यान रखना है कि ये मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी के अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति हैं, श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें पद, वेतन व सैन्य उत्तरदायित्व सम्मिलित था या निर्धारित किए जाते थे, जिसमें पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको लिखना भी है। अब देखो, जो मैं सब यूज़ कर रहा हूँ मनसबदार, वो उस व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ जो मुग़लों की दरबार में मुग़ल की सेवा करता था, मुग़लों की सेवा, उसको नौकरशाह भी कहते थे। और मनसबदार उस व्यक्ति को मैं कह सकता हूँ जिसको सरकारी हैसियत का मुग़लों में कोई पद मिला हुआ है या मनसब मिला हुआ है। ठीक है, ये जो श्रेणी है कि भाई मुग़लों की, जिसके अंदर पद या वेतन या सैन्य उत्तरदायित्व के हिसाब से उनको निर्धारित किया हुआ था, क्योंकि पद, वेतन और सैन्य के हिसाब से श्रेणियाँ थी कि सबसे ऊपर कौन होगा, जिसको उच्च पद मिला हुआ है, जिसको वेतन ज़्यादा मिलता है, जिसके पास सैनिक ज़्यादा हैं। फिर उसके नीचे कौन आते थे, जिसका पद नीचे है, जिसको वेतन कम मिलता था, जिसके पास सैनिक कम है, उसका पद नीचे होगा। सीधी सी जाहिर सी बात है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में सेना ज़्यादा है, पैसे उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, पद उसका ऊपर है, तो श्योर एक ऊपर होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो एक बात ये भी लिख सकते हैं आप कि जिन व्यक्तियों को या जितने सैनिक उत्तरदायित्व मनसबदारों को दिया जाता था, घुड़सवार भी वो उतने रखते थे। घुड़सवार का मतलब होता है जो घोड़े पर सवार करने वाले सैनिक हो। ठीक है, और भी क्या ध्यान रखना है कि जो मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण के लिए जाते थे कि उनके पास में जो सवार हैं वो ध्यान रखना है। तो ये बात रखना है कि जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों, सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, वो घुड़सवार भी उतना ही रखते थे जितने उसको मिले हुए थे। उन्हीं के अनुसार वे क्या रखते थे, घुड़सवार रखते थे, उन्हीं के अनुसार घुड़सवार रखते थे। उन्हीं के अनुसार घुड़सवार ठीक है। फिर कुछ शासक वर्ग हैं जो क्या है, मनसबदार है, उसको सैन्य उत्तरदायित्व दिया हुआ है, तो वो घुड़सवार कितने रखते थे, जितना उसको सैन्य उत्तरदायित्व दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी।
कि किस हिसाब से सैन्य उत्तरदायित्व दिया जाता था। जो मनसबदार है वो अपने सवारों का निरीक्षण भी करते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते भी थे। उनको घोड़े को अलग प्रकार से खरीदना, घोड़ों की ऊपर नीचे रखना, घोड़े के लिए रहन सहन की व्यवस्था करना, और भी जो सैनिक है उन सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद भी उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था। बात समझ में आ रही ना कि मुगलों ने क्या किया, मनसबदारों को सैन्य उत्तरदायित्व दिया, और सैन्य उत्तरदायित्वों के अंदर वो उस सैन्य जितनी सैन्य उत्तरदायित्व है उसके हिसाब से घुड़सवार रखते थे, उनका निरीक्षण भी करते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी करते थे। और इसके अलावा सैनिकों के वेतन के लिए उनको बिल्कुल धन मिलता था, ये भी ध्यान रखना है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। एक बात ये लिखनी है आपको कि मनसबदार अपना वेतन या अपना राजस्व, अपना वेतन राजस्व एकत्रित अपना राजस्व एकत्रित करने वाले करने वाली भूमि के रूप में भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। जागीर कहते थे। अब देखो, जो भी मनसबदार है उनको अपना जो वेतन है वो राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि है, जिस भूमि से राजस्व एकत्रित किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। राजस्व मतलब राजा का हिस्सा, राजा को कितना पैसा मिलता था, राजा के जो भी खजाना है उसमें कितना उसकी आय थी, वो उस भूमि से निकलता था, सारी भूमियों से। तो वो जो भूमि है वो उस वेतन के रूप में दी जाती थी और उन्हें जागीर कहते थे। बात को वापस समझो भी, जैसे मुग़ल बादशाह है, ये जो मुग़ल है वो उसके नीचे अलग अलग शासक वर्ग हैं, वो जो सेवा करते थे उन सबको क्या बोलते थे, मनसबदार बोलते थे। बात समझ में आ रही है। अब ये जो व्यक्ति है, जो मनसबदार हैं, जो मुग़लों के सेवा करने वाले हैं, नौकरशाह हैं, इनको क्या है कि अलग अलग पद मिलता था। क्या मिलता था उनको? अलग अलग पद मिलता था या मनसब मिलता था। ठीक है, अलग अलग हैसियत के हिसाब से उनको पद मिलता था। अब जिन व्यक्तियों को इन मनसब के अंदर सैनिक मिले हैं, भाई मनसब के अंदर इनको सैनिक उत्तरदायित्व मिलता था। भाई आप क्या हो, मनसबदार हो, मतलब आपको सैनिक मिले हुए हैं। बात समझ में आ रही होगी कि उन व्यक्तियों को जो इनको सैनिक मिले हुए हैं, जिन मनसबदारों को सैनिक उत्तरदायित्व मिला हुआ है, वो उसके हिसाब से क्या करते थे, सैनिक रखते थे, और इसके हिसाब से वो घुड़सवार भी रखते थे। क्या रखते थे? घुड़सवार। इसका मतलब ये हुआ कि जितने सैनिक मिले हैं उस मनसबदार व्यक्ति को, उसको उन सैनिकों के बारे में पंजीकरण करना या उसके हिसाब से घुड़सवार रखना, और उन सैनिकों के वेतन के लिए उनको धन मिलता था। लेकिन जो मनसबदार हैं, जिनको वेतन मिलता था, जो पद मिला हुआ था, तो उनको जो वेतन है, इन व्यक्तियों को वो वेतन कैसे मिलता था? इनको जो वेतन है वो वेतन के रूप में उनको ज़मीन दी जाती थी। मुग़ल जो बादशाह है वो इन मनसबदार व्यक्तियों को वेतन के रूप में भी, इनका ही वेतन होता था, इनको वेतन में क्या मिलता था? ज़मीन मिलती थी। लेकिन ज़मीन कोई फालतू ज़मीन नहीं, ऐसी ज़मीन जहाँ से राजस्व मिलता था, मतलब जहाँ से धन मिलता था, राजा को कुछ कर मिलता था, पैसे मिलते थे, उस ज़मीन को वो मनसबदार व्यक्ति को दे देते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मनसबदार हैं उनके पास जो ज़मीन आई है वो उसकी जागीर है। तो मैंने जो परिभाषा लिखी है जागीर किसे कहते हैं, कि मनसबदार अपना वेतन जिस रूप में पाते थे
उनको ज़मीन के रूप में मिलता था। और वो कौन सी ज़मीन थी? राजस्व एकत्रित करने वाली ज़मीन, और उस ज़मीन के रूप में उन्हें जागीर मिलती थी। तो उन मनसबदारों को जो ज़मीन मिली है जिसे जागीर कहते थे, वो किसके द्वारा दी गई है? वो मुग़लों द्वारा दी गई है। ये बात आपको याद में रखनी है। ठीक है, तो अपने मनसबदार के बारे में पढ़ लिया कि मनसबदार क्या होता है, और इसके बाद में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। ये बात आपको लिखनी है और याद रखनी है। आप इस बात को अच्छी तरह से याद रख सकते हो और पढ़ना है घर पर बैठे बैठे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और ख़ुद का ख्याल रखना है और अपने औरों का आसपास में घर परिवार का भी ध्यान रखना है, और साथ साथ के अंदर पढ़ाई करते जाइए। ये आपकी उम्र पढ़ाई करने की है। ये जो बातें हैं दरअसल पहली बार समझ में नहीं आई, तो दूसरी बात इसको वीडियो को दूसरी बार देख लो, समझ में आ जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को रोज़ देखना है। आपके पास में सोच से कि आप कितनी बार देख सकते हो, तो हमेशा देखते जाइए और याद करिए और लिखने वाली चीज़ें ज़रूर लिखिए और अपना टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।